जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर राज व्यवस्था का बेसिक हमने देख लिया था दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था संवैधानिक विकास में हमने देखा था कुछ प्रमुख युद्ध जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। उसके बाद देखा था हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक हम आ गए थे। अब उसके आगे हम यहाँ पर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे लाइक का बटन दबाना है और कमेंट में हमें जरूर बताना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आगे आपसे यहाँ पर, तो पूरा वीडियो देखें। बीच बीच में भी मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप सभी से, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा देखें। क्यों देखना है? क्योंकि संविधान से हमारी जो जेल भरी की एग्जाम आने वाली है उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कई सारे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? संवैधानिक विकास की, हमारा संविधान का विकास आखिर कैसे हुआ, तो एक एक चरण में हम यहां पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। हमारे अतुल्य एकेडमी परिवार की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप जरूर सिलेक्ट होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्ट पढ़ रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके प्रावधान देख लिए थे। जैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले। ठीक है, हमने देखा था सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई, सर एलिजा एम्पे बने थे मुख्य न्यायाधीश। ऐसे प्रमुख प्रावधान हमने वहां पर देखे थे। मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी कि कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया, उपहार वगैरह लेने बंद कर दिए थे। तो ये प्रावधान पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे अच्छे से। उम्मीद करता हूं वो वीडियो भी आपने पूरा देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पहली बार मैं केवल यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, हर एक फैक्ट बताऊंगा कि ये एग्जाम में आ सकता है, उस व्यू से हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एग्जाम में बनता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। समझना, इस एक्ट के माध्यम से दोहरा प्रशासन क्या हुआ था? प्रारंभ। कौन सा प्रशासन? दोहरा। जैसे कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग अलग। क्या कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जैसे व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। किसके लिए? व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। इस एक्ट के केवल इतना सा प्रावधान है, ज्यादा हम यहां पर इसके बारे में नहीं देखेंगे। दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला एक्ट कौन सा है सर? तो अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए चार्टर एक्ट 1813, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। जैसे इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान था कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पहली बार 1 लाख रुपए खर्च की बात कही गई। कितने लाख रुपए? 1 लाख। तो सर क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च की बात कही गई थी? ठीक है, शिक्षा के लिए, तो वो एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। इसी एक्ट का प्रावधान था कि जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको क्या बोला गया कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो ईसाइयों द्वारा धर्म का प्रचार किस एक्ट में प्रावधान था? चार्टर एक्ट 1813। और इसका एक प्रमुख प्रावधान था कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कि जो व्यापार केवल कंपनी ही कर सकती है, उसका जो एकाधिकार था उसे क्या कर दिया गया? आप समाप्त। केवल एक चीज छोड़ी गई कि चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते हैं कंपनी वाले, बाकी जो व्यापारिक एकाधिकार था वो क्या कर दिया गया था? समाप्त। 3 प्रावधान है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च, ईसाइयों को धर्म का प्रचार करने की मान्यता, और प्रमुख प्रावधान है कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। क्वेश्चन बनता है कि व्यापारिक एकाधिकार कब प्रावधान किया गया, किस एक्ट के माध्यम से? 1813। केवल एक चीज को छोड़ के कि चीन के साथ चाय का व्यापार कंपनी करेगी, यह अधिकार है केवल कंपनी के पास कि जो चीन के साथ चाय का व्यापार कंपनी कर सकती है। केवल एक ही एकाधिकार रहा। 2 एक्ट देखें, 1784 का पिट्स और चार्टर एक्ट 1813। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 प्रमुख एक्ट है दोस्तों। इसके केवल जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही बता रहा हूं आपको, तो इन्हें जरूर याद करें दोस्तों। ठीक है, कि इसके तहत प्रशासन का क्या किया गया? केंद्रीयकरण। क्वेश्चन बनेगा किस एक्ट के माध्यम से प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया?
चार्टर एक्ट 1813। कौन सा? चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद कर लेना इसे अच्छे से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको यहां पर एग्जाम के लायक। तो हाँ, इन्हीं फैक्टों को हमें याद करना है, अच्छे से घोटना है। फिर बोल रहा हूं, हमें हर एक चीज ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है। इसी एक्ट में एक क्या बनाया गया? विधि आयोग। क्या बनाया गया? विधि आयोग, लॉ कमीशन जिसे आप बोलते हो, जिसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मेकाले। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मेकाले। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833। 3 एक्ट पढ़े हैं, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और अगला पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कभी कभार। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहां पर चार्टर एक्ट 1853 क्या है। ध्यान से सुनना, यहां पर इस एक्ट के माध्यम से जो सिविल सेवकों की जो भर्ती होती थी उसको क्या कर दिया गया? ओपन कर दिया गया या खोल दिया गया। अब जो सिविल सेवक बनेंगे उसमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं। और पहले सिविल सेवक बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहले आईसीएस कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहले आईसीएस कौन थे, पहले भारतीय आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, इंपीरियल सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? हाँ, जिसे आप वर्तमान में आईएएस भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला प्रावधान था इस एक्ट का कि पहली बार विधायिका की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? विधायिका की। तो चार्टर एक्ट 1853 का एक और प्रावधान था कि पहली बार विधायिका की स्थापना की गई। विधायिका यानी क्या? याद करो पुराने लेक्चर में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और उसकी जांच न्यायपालिका। तो जो कानून बनाने वाली विधायिका है उसको पहली बार लाया गया चार्टर एक्ट 1853। और सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता भी चार्टर एक्ट 1853 में शुरू की गई। उम्मीद करता हूं ये चारों एक्ट आपने अच्छे से समझोगे। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, 33 और 53। यहां से जो फैक्ट बनते एक बार फिर बता देता हूं। शिक्षा पर 1 लाख रुपए किस एक्ट में? 1813। व्यापारिक एकाधिकार 1813, धर्म प्रचार 1813। चार्टर एक्ट 1833 का प्रमुख प्रावधान है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का बना दिया गया। कौन थे पहले भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रख लेना, रट लेना ऐसे दोस्तों। अगला है चार्टर एक्ट 1853 है, उसका सिविल सेवकों की खुली भर्ती चालू की गई। और पहले आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, इंपीरियल सर्विस ऑफ इंडिया। इसे भी याद कर लेना। और पहली बार विधायिका की स्थापना भी किस एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, यहां तक हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम, अगला कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या है दोस्तों? ये तो जो ये अधिनियम है ये लाया गया था जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, याद करो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में कि जो संवैधानिक विकास वाला था उसमें बताया था कि संवैधानिक विकास को 3 चरण में पढ़ेंगे। 1773 से 1858, फिर 1858 से 1946। इसी बीच में याद करो मैंने आप लोगों को बोला था जो 1858 वाला है कि अभी तक सर 1858 में दूसरा चरण कैसे शुरू हुआ, तो आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो कंपनी का जो था जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था उसको समाप्त कर दी गई। अब जो सारा शासन कौन संभालने लगा था? ब्रिटेन या ब्रिटिश क्राउन
क्राउन, तो वही है दोस्तों यहाँ पर। अब 1857 की क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम आया? भारत सरकार अधिनियम 1858। और ये क्यों आया? 1857 क्रांति के परिणाम स्वरूप, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो अत्याचारों से एक क्रांति हुई थी, उसका नाम क्या था? 1857 की क्रांति। कि कंपनी के द्वारा जो शोषण हो रहा था तो भारतीय अत्यधिक त्रस्त हो गए थे, इसके परिणाम स्वरूप जो क्रांति होती है 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह, इसके परिणाम स्वरूप जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब उसकी जगह, कंपनी की जगह शासन कौन करने लगा? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। अब इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान है, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी जगह अब क्या बन गया? वाइसराय। गवर्नर जनरल की जगह नया पद क्या आ गया? भारत का वाइसराय। और भारत के प्रथम वाइसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। और इसके पहले बताया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत के प्रथम वाइसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। दोनों याद रख लेना दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और हम 100% कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है। गवर्नर जनरल पूछे भारत के तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत के वाइसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, और बंगाल के गवर्नर पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग। कल बताया था मैंने। ठीक है। अगला प्रमुख अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे आप बोलते हो मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हो? मार्ले मिंटो सुधार। ये क्यों आया था अधिनियम, इसके बारे में समझना। भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, इसका दमन करने के लिए और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए एक अधिनियम लाया गया कि जो भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ा है इसको समाप्त किया जाए और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, या हिंदू और मुसलमान को क्या कर दिया जाए? अलग अलग कर दिया जाए। तो भारत में राष्ट्रवाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कमजोर। जो ये हमारे खिलाफ आंदोलन क्या कर देंगे? कम। इसीलिए एक अधिनियम लाया गया मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है दोस्तों। इस समय मार्ले कौन थे? भारत के सचिव या भारतीय सचिव, और मिंटो कौन थे? भारतीय वाइसराय। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करना। क्या करना? सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करना। किसमें था ये? भारत परिषद अधिनियम 1909। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग वोट और हिंदुओं के लिए अलग वोट। ठीक है। आ रही बात समझ में? तो सांप्रदायिकता पे हिंदू और मुस्लिमों को किसने बांट दिया? भारत परिषद अधिनियम 1909 में। इसी कारण जो मिंटो है, इन्हें क्या बोला जाता है? सांप्रदायिकता का जनक। मिंटो को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिकता का जनक। कई बार एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एसएससी, कांस्टेबल, कहीं एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा गया है? मिंटो को। क्योंकि इसने मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही थी या व्यवस्था करी थी। किस अधिनियम में? 1909। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने समझा होगा। अगला इंपॉर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका प्रावधान है कि पहली बार अध्यादेश क्या है? पहली बार अध्यादेश का प्रावधान लाया गया। ठीक है। शब्द नया आ गया सर, अध्यादेश क्या है? मैं इसे आपको बाद में जरूर पढ़ाऊंगा कि अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम जरूर आगे पढ़ेंगे डीप में जब ये टॉपिक आएगा। ठीक है। बता देता हूं थोड़ा सा कि राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है अध्यादेश जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है। एक तरह से ये क्या होता है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून के ही क्या होता है? समान। लेकिन जब भी संसद वापस पुनः चलती है तब इसे क्या करवाना पड़ता है? दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है। यही क्या है? अध्यादेश। तो अध्यादेश का पहली बार प्रावधान लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहां से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और इसी अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। और सबसे पहले थे सर दिनकर राव। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन गए थे? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या हो गए थे? शामिल। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किस एक्ट के माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1861। उम्मीद करता हूं यहां तक एक्ट आपने अच्छे से समझे होंगे और नोट डाउन किए होंगे।
आगे बढ़े यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट है रॉयल एक्ट 1876। इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी या भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो किस एक्ट में रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? रॉयल एक्ट 1876। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की इंपॉर्टेंट है। जैसे अध्यादेश यहाँ पे आया वैसा ही पहली बार अप्रत्यक्ष की बात 1892 में की गई। सर क्या है अप्रत्यक्ष? क्या होता है? दो होते हैं दोस्तों, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है और एक अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, दो मतदान होते हैं यहाँ पर, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जिसमें जनता की सीधी भागीदारी हो वो प्रत्यक्ष मतदान, जिसमें जनता की सीधी भागीदारी ना हो वो अप्रत्यक्ष मतदान। जैसे हमारे द्वारा विधायक या सांसदों को वोट दिया जाता है तो ये प्रत्यक्ष मतदान, लेकिन हम राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। उनको कौन देते हैं? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे सांसद। तो ये कौन सा मतदान हो गया? अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 में की गई और भारतीयों को बजट सत्र में शामिल होने का प्रावधान भी किसमें था? भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए, इतने सारे एक्ट बता दिए मैंने। यहीं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1919। इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे क्या था मार्ले मिंटो सुधार, वैसे ही क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका प्रमुख प्रावधान था, यहां देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान था कि इसमें द्विसदनीय व्यवस्था की गई या द्विसदनीय व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम में आई थी? तो द्विसदनीय व्यवस्था आई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अब बात आती है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात किसमें की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। पहले अप्रत्यक्ष था 1892 में, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भारत सरकार अधिनियम 1919। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1919। और पहली बार वोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1919। समझना दोस्तों, ये एक्ट नहीं है, यहीं से हमारे क्वेश्चन कई सारे बन रहे। आपके सामने मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताए हैं कि क्वेश्चन सीधा सा बन जाएगा कि सांप्रदायिकता का जनक कौन है? पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कब आई या किस अधिनियम के माध्यम से आई? अच्छा बताओ कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किस अधिनियम? तो ऐसे क्वेश्चन कहीं सारे बन सकते हैं, इसीलिए हमने ये संविधान में एक्ट पढ़ा और यहीं से हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? संवैधानिक का विकास। देखो धीरे धीरे यहाँ पर एक्ट पढ़ते जा रहे हैं, नए नए एक्ट आ रहे हैं, मतलब हमारे संविधान का विकास चल रहा है। ठीक है, 1919 तक हमने यहां पर पढ़ लिया है। अगला होगा 1935 का अधिनियम, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? यहां पर समझो, 2 से 3 प्रश्नों के जवाब देना है आपको। कौन कौन से है वो बताइए मुझे। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? एक क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? पहला क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध किस तारीख और सन को हुआ? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां की गई? किस जगह पे की गई? क्या दिल्ली, क्या बंबई, क्या बंगाल, क्या कलकत्ता? मुझे नहीं पता, आपको बताना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा, अच्छे से लिख लिया होगा। दोस्तों घर पे पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए संविधान, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जेल भरी में बनते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए घर पर, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो 2 विषय में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, एक फिजिक्स और एक संविधान पैरेलल हमारे चल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।